Hello everyone and welcome back to Law After College. In today's video, we'll discuss R.D. Shetty versus the International Airport Authority of India case. 1979 का ये केस है. केस को स्टार्ट करने से पहले इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को अच्छी तरह समझ लेते हैं. देखिए, फैक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स आपको इसलिए एक्सप्लेन करती चलती हूँ ताकि आपके पास एक बैकग्राउंड पिक्चर हो दिमाग में, जिसके हिसाब से आप केस को आसानी से समझ पाए. तो फटाफट से 1 मिनट में फैक्ट समझते हैं इस केस के, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है. इस केस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक टेंडर इनवाइट किया था बॉम्बे एयरपोर्ट पर. सेकंड क्लास रेस्टोरेंट और स्नैक बार्स वगैरह बनाने थे, उसके लिए एक टेंडर इनवाइट किया था. टेंडर के टर्म्स में क्लियर लिखा था कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो. R.D. शेट्टी जो इस केस में एपेलेंट है, दरअसल वो भी इस टेंडर को फिल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था. बाद में उन्होंने देखा कि जिस पर्सन को यहाँ पे टेंडर के लिए एक्सेप्ट किया गया है, उस पर्सन के पास तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसके टेंडर को एक्सेप्ट किया, ये कहकर कि उसके पास सब्सटैंशियल प्रायर एक्सपीरियंस है वेल नोन क्लाइंट्स के साथ, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. R.D. शेट्टी को लगा कि ये पूरी प्रोसेस जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 4th रिस्पोंडेंट को टेंडर दिया, ये पूरी प्रोसेस आर्बिट्ररी है और वायलेट करती है आर्टिकल 14 को, और इसीलिए वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देख लेते हैं कि इस केस में इश्यूज क्या निकल के आते हैं हमारे पास. तो इश्यूज में देखिए, सबसे पहला इशू तो यही है कि क्या ये जो टेंडर दिया गया था 4th रिस्पोंडेंट को, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वैलिड है या फिर नहीं है. और जो सेकेंड इशू आता है इस केस में, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस केस का, दैट वेदर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं, पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम, तो फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट के अगेंस्ट में प्रोवाइड की गई है. और जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई किया जाता है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट. तो 1979 में ये सवाल उठता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में आप कह तो रहे हैं कि इसके एक्शंस आर्बिट्ररी और आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं, लेकिन क्या ये स्टेट है जिसके अगेंस्ट आप ये क्लेम कर रहे हैं. तो ये इशू डील करता है कि ये जो पिटीशन R.D. शेट्टी कोर्ट के पास लेके गए हैं, ये मेंटेनेबल है भी या नहीं. अब देखते हैं कि पिटिशनर्स के क्या कंटेंशन थे. तो पिटिशनर ने देखिए साफ सीधी बात यही कही कि ये जो टेंडर है ये इनवैलिड है, क्योंकि जिस पर्सन को ये टेंडर दिया गया है, ही फेल्स टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर अथॉरिटी ने इनविटेशन में कुछ कंडीशन बताई है तो उन्हें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. और अगर R.D. शेट्टी को पहले से पता होता कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस मैंडेटरी नहीं है, तो वो भी इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते थे. और इसीलिए ये जो सिलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया गया है, ये एक्शन आर्बिट्ररी है और वायलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. वहीं रिस्पोंडेंट्स ने, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये कहा कि जो इनविटेशन को हमने टेंडर के लिए भेजा था, इट डिड नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी फोर्स. So even if there were some deviations from the tender condition, it would not make the process invalid. इसके बाद आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो नीचे स्टार बनाकर एक लाइन लिख दी जाती है कि द अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी विल बी फुल एंड फाइनल. इसी आर्ग्यूमेंट को यूज किया रिस्पोंडेंट्स ने और ये कहा कि अथॉरिटी के पास पूरी राइट है, उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किसे एक्सेप्ट करना चाहती है और वो किसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसलिए हमारा जो डिसीजन है वो फाइनल है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जजमेंट दैट वॉज प्रोनाउंस्ड इन दिस केस. तो सबसे पहले इशू के लिए तो कोर्ट ने कहा कि जो पूरी प्रोसेस से टेंडर दिया गया था, वो पूरी प्रोसेस ही इनवैलिड है, क्योंकि वहाँ पे आर्बिट्ररी आपने सिलेक्टिव रिलैक्सेशन दे के किसी पर्सन को टेंडर दिया है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वायलेट करता है आर्टिकल 14 को. उसके बाद अब हम देखते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस जजमेंट, जिसके अंदर ये डिसीजन दिया गया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट कहलाएगी या फिर नहीं कहलाएगी. टू आंसर दिस क्वेश्चन, जस्टिस P.N. भगवती केम अप विथ 5 टेस्ट. कभी भी किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी एंटिटी को अगर आपको चेक करना है कि वो स्टेट कहलाएगी या नहीं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी ऑफ स्टेट कहलाएगी
कहलाएगी या नहीं, तो फिर आप ये 5 टेस्ट से ये चेक कर सकते हैं। ये टेस्ट कंक्लूसिव नहीं है लेकिन एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं, और 1979 से हम देखते हैं कि अभी तक कोर्ट्स इन टेस्ट को यूज करती है, इस केस को यूज करती है टू चेक वेदर एन अथॉरिटी इज अ स्टेट और नॉट। सबसे पहला टेस्ट है स्टैट्यूटरी ओरिजिन, यानी कि वेदर द बॉडी इज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूटरी, वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट। अगर ऐसा होगा तो वो स्टेट कहलाएगी। इसके बाद सेकंड चीज आती है फिनेंशियल डिपेंडेंसी, यानी कि वेदर द बॉडी रिसीव्स फिनेंशियल फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट उसे फंड कर रही है फिनेंशियली, तब भी हम कह सकते हैं कि वो स्टेट है या फिर एजेंसी ऑफ स्टेट है। उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है पब्लिक फंक्शंस। अगर बॉडी कोई ऐसा फंक्शन कर रही है जो कि क्लोजली हम रिलेट कर सकते हैं नॉर्मल गवर्नमेंट के फंक्शंस के साथ, जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाता है, आपका हेल्थ केयर का फंक्शन आ गया, आपका एजुकेशन का फंक्शन आ गया, ऐसे किसी भी फंक्शंस में अगर कोई बॉडी है तो हम ये कह सकते हैं कि इट क्वालिफाइज एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट विच इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर किसी भी बॉडी पर गवर्नमेंट एक कंट्रोल रखती है, और एक नॉर्मल कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर इंडिया में कोई भी बॉडी काम कर रही है तो एक नॉर्मल कंट्रोल गवर्नमेंट तो किसी पे भी रख सकती है। हम बात कर रहे हैं डीप एंड परवेसिव कंट्रोल की। डीप एंड परवेसिव, ये वर्ड आपको याद रखना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा डीप कंट्रोल कोई गवर्नमेंट किसी एंटिटी में रखती है तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेट। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है पब्लिक मोनोपोली। अगर इस अथॉरिटी के पास एक पब्लिक मोनोपोली है विच इज ईदर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये है वो 5 टेस्ट जिसके लिए केस फेमस है। इस पर्टिकुलर केस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस 4th पॉइंट से लिंक करते हुए कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी डीप एंड परवेसिव कंट्रोल रखती है इस अथॉरिटी की फंक्शनिंग के ऊपर, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट है और क्वालिफाई करती है आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट कहलाना। एंड दैट इज़ वाई ये जो पिटीशन है हमारे सामने जो आई है आर डी शेट्टी लेके आए, ये मेंटेनेबल पिटीशन है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो पार्ट 3 को इसी पर्पस के लिए डाला गया था कि फंडामेंटल राइट्स कुछ सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाएगी और उनका वायलेशन को हम चैलेंज कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट। लेकिन इसके बाद ओवर द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अब काफ़ी सारी फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट पर्सनस के अगेंस्ट भी चैलेंज की जा सकती है, और इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्राइवेट एक्टर्स एज वेल एज स्टेट एक्टर्स दोनों के अगेंस्ट लगाई जा सकती है। सो दीज आर आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन की बात करता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 14 भी हमारे पास ऐसा आर्टिकल है जो हम अगेंस्ट प्राइवेट और पब्लिक दोनों के अगेंस्ट लगा सकते हैं। 2023 के फेब्रवरी मंथ में एक केस आया था कौशल किशोर के नाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बात करता है इसी एस्पेक्ट की हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। इसके बाद अगर हम इस साल का एक केस देखें तो वो भी आया है 2025 का मई मंथ का केस है विच इज़ दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिलीप कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस में भी बात की गई है कि वेदर एयरफोर्स स्कूल्स आर क्वालिफाइड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 और नॉट। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए करने के लिए। साथ ही हमारे पास और भी केसेस आते हैं इस एस्पेक्ट पर जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्टिकल 12 पर, और फेमस केसेस हैं ये, जैसे कि आपका अजय हासिया का केस हो गया, सुखदेव वर्सेस भगत राम वाला आपका केस हो गया, उसके बाद जी टेलीफिल्म्स वाला केस भी हो गया। तो ये सारे केसेस हैं जिसके अंदर टाइम एंड अगेन ये देखा गया था, सुखदेव वर्सेस भगत राम वाला केस है ये, जिसके अंदर टाइम एंड अगेन ये देखा गया था कि वेदर सम एंटिटीज और वेदर सम अथॉरिटीज अंडर चैलेंज आर ट्रीटेड एज स्टेट और नॉट। तो ये केसेस जब भी आप इस केस को पढ़ेंगे, आर डी शेट्टी केस को पढ़ेंगे, इस साल भी इस केस पर जजमेंट आया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके क्लैट पीजी 2026 एग्जाम के लिए। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें, मेक श्योर कि आप इन केसेस को भी साथ में करें, तभी आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप और सीरियसली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीएसयू और TR1 NLUs को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे लैंडमार्क एंड पास्ट रिसेंट केस लॉस के कंपाइलेशन को ले सकते हैं। साथ ही कॉम्बो में आप मंथली कंपाइलेशन ऑफ दिस ईयर भी ले सकते हैं, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट ये जितने भी केसेस यहाँ पे है और जितने भी केसेस रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं, वो सारे केसेस समरी फॉर्मेट में
कवर किए गए हैं। मटेरियल को अवेल करने के लिए इस नंबर की व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाके भी आप हमसे चैट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो यूजफुल लगी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।